Hello and welcome back, guys, in this class. So we are starting Board of Directors and KMP chapters of CMA Final Law for June 25 and December 25 attempt. सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्टर्स, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे पूरे सिलेबस में। बहुत ज्यादा वेटेज भी कवर करता है और बहुत ज्यादा लेंथी और टिपिकल भी है। क्लास 9 है आज हमारी। प्रीवियस 8 क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके चेक कर सकते हो, उनको देख सकते हो। फर्दर आप सीएमए तक से टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम से, वेबसाइट से, ईमेल के थ्रू हर जगह कनेक्टेड रह सकते हो। अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है, आप मैसेज सेंड कर सकते हो, मेल कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जितनी भी क्लासेस है बहुत ज्यादा ब्रॉडर में और बहुत ज्यादा वास्ट तरीके से मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे अपने सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमें मिले। फिर भी अगर कहीं पर कोई चीज छूट जाती है या फिर रह जाती है या फिर और ज्यादा आपको क्लैरिटी की जरूरत होती है, आप अपने कमेंट्स मुझे बता सकते हैं वीडियो के नीचे। और साथ ही अगर आपको कमेंट्स नहीं करने तो पर्सनल मैसेज भी आप मुझे कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम हम स्टार्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजर पर्सन। तो डायरेक्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्टर के बारे में ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि व्हाट इज डायरेक्टर, और ये क्या इनका फंक्शन होता है और कहाँ कहाँ पर कितने डायरेक्टर्स की ज्यादा नीड होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी की कलेक्टिव बॉडी होते हैं। कलेक्टिव बॉडी का मतलब क्या है कि अगर किसी ह्यूमन के अंदर शरीर होता है तो उसकी आत्मा बीओडी होती है। यानी बिना आत्मा के शरीर नहीं चलता, वैसे ही बिना डायरेक्टर्स की कंपनी नहीं चलती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर कंपनी में अलग अलग लिमिट के हिसाब से होते हैं। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ओपीसी, तीनों के अंदर अलग अलग लिमिट है। मिनिमम प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर, पब्लिक में 3 डायरेक्टर और ओपीसी में 1 डायरेक्टर होना चाहिए। मैक्सिमम तीनों में 15 हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में इंक्रीज कर सकते हैं बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, ये एप्लीकेबल नहीं होते गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर। ठीक है, ओके। डायरेक्टर जब हम देखेंगे तब हम काफी प्रकार के डायरेक्टर देखेंगे। वुमन डायरेक्टर, रोटेशनल, फर्स्ट डायरेक्टर, एसएसडी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और भी काफी तरीके के डायरेक्टर्स हम देखेंगे जो कि इस चैप्टर के अंदर बताए गए हैं। ठीक है, अब हम मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं। साथ ही हमें जहाँ पे जरूरत लगेगी वहां पर हम चार्ट बनाकर और उसके थ्रू कवर करेंगे। इस चैप्टर में हम सेक्शन 149 से स्टार्ट करेंगे और सेक्शन 180 के आसपास हम पहुंचेंगे। ठीक है, जो कंपनी होती है वहां पर अगर अपन हायरार्की देखें तो देखो, शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी में, बीओडी होते हैं, चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएफडी जिसको हम बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, और एक डब्ल्यूटीडी होता है, ये फंक्शनल डायरेक्टर जिसको हम बोलते हैं। इनके जो पावर्स होते हैं वो अलग अलग सेक्शन में बताए गए हैं। शेयर होल्डर्स की क्या पावर होते हैं, बीओडी का क्या पावर होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होता है? व्हेन ए पर्सन chooses to form a company, either his relative or any of the promoter may hold the post of director। अगर कंपनी के अंदर स्टार्टिंग में कोई कंपनी फॉर्म हो रही है तो सब्सक्राइबर टू एमओए, मतलब जो पहले सब्सक्राइबर होंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, वो ही ऑटोमेटिकली डायरेक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, as the promoters, those controlling the company may appoint outsiders who
are competent in the area to become director and manage the company. In former case, we call them owner, promoter, director. In later case, we call them professionals. ठीक है, इतनी एक कहानी सी बताई गई है कि हम पहले उनको प्रमोटर डायरेक्टर बोलते थे और अब प्रोफेशनल्स की जैसे बताते हैं। ठीक है, तो नोट्स इम्पोर्टेंट है, यू कैन रीड बस। नंबर ऑफ डायरेक्टर बताया गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 1 यहाँ पर अपन को सेक्शंस अच्छे से रिटेन करके चलना है इस चैप्टर के अंदर। सेक्शन 149 आपको बताता है अपॉइंटमेंट के बारे में, बताता है इसके अंदर वुमन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दोनों आ जाएंगे सब सेक्शंस के साथ में, लेकिन अपन को सब सेक्शंस नहीं याद रखना है, अपन को सिर्फ सेक्शन याद रखना है। तो सेक्शन 149 के हिसाब से वही पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर मिनिमम, प्राइवेट में 2 और ओपीसी में 1 होना चाहिए, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, है ना। और एसआर पास करके इसको बढ़ाया भी जा सकता है ना। और ये एप्लीकेबल नहीं होती है, मतलब एसआर वाला क्लोज एप्लीकेबल नहीं होता गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शनेट कंपनी के अंदर। वुमेन डायरेक्टर, महिला संचालक। वुमेन डायरेक्टर कहाँ कहाँ पर मैंडेटरी होती है? वुमेन्स के लिए इक्वलिटी लाने के लिए ये सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है कि अब जो टॉप लेवल हायरार्की में जो पोजीशंस होती है उसमें भी वुमेन्स अपनी भागीदारी, अपना पार्टिसिपेशन दिखा सके। ठीक है, एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर चाहिए, shall be on the board of such class or classes of companies as may be prescribed। रूल 3 के अंदर हमें लिमिट्स बताई गई है और अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स बताया गया है। ठीक है, अब एवरी लिस्टेड कंपनी और एवरी अदर पब्लिक कंपनी, मतलब एवरी अदर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी या फिर कोई सी भी कंपनी ले लो जहां पर पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर और टर्नओवर 300 करोड़ और मोर है। ठीक है, तो वहां पर एक वुमन डायरेक्टर तो होनी चाहिए। ठीक है, जो लिमिट है वो ऐसे है, देखो एवरी लिस्टेड कंपनी के अंदर तो लगेगा ये क्लोज, प्लस अदर में जो भी आ गई अदर, एनी अदर, है ना। बट क्या है कि पब्लिक होनी चाहिए। अगर पेड अप शेयर कैपिटल है 100 करोड़ और मोर और टर्नओवर है 300 करोड़ और मोर, तो आपको एक वुमन डायरेक्टर तो होनी चाहिए, एटलीस्ट वन। मैक्सिमम हो सकती है कितनी भी, बट एटलीस्ट वन तो होनी ही चाहिए। ठीक है, अब ये जो लिमिट है ये कब तक देखेंगे अपन? लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक। कहाँ तक? लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक। ठीक है, अगर ये लिमिट क्रॉस हो जाती है तो हमें विद इन 6 मंथ एक वुमन डायरेक्टर को लाना ही पड़ेगा। ठीक है, आज अब हम थोड़ा सा मॉडल से रीड कर लेते हैं। A company which has been incorporated under this act and is covered under the provision of second proviso of subsection 1 shall comply with such provisions within a period of 6 months from the date of its incorporation. Further, any intermittent vacancy of woman director shall be filled up by the board at the earliest but not later than immediately next board meeting or 3 months from the date of such vacancy, whichever is later। जैसे मान लो कि अगर किसी भी प्रकार की इंटरमीडिएट वैकेंसी हो जाती है तो बोर्ड उसको फिल करेगा। सबसे पहले तो ये जानना था कौन फिल करेगा? बोर्ड फिल करेगा। तो बीओडी की मीटिंग, जो भी बीओडी की मीटिंग होगी, और 3 months फ्रॉम सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर, ये वैकेंसी फुलफिल हो जानी चाहिए। ठीक है, तो बस ये वुमन डायरेक्टर का क्लोज था। अगला हमारे मॉड्यूल के हिसाब से है रेजिडेंट डायरेक्टर। रेजिडेंट डायरेक्टर्स पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि ऐसा डायरेक्टर जो कि भारत के अंदर ही रहे, भारत का
नागरिक ही रहे, है ना, उसको बोलते हैं रेजिडेंट डायरेक्टर। एवरी कंपनी शेल हैव एट लीस्ट वन डायरेक्टर, who has stayed in India for total period not less than 182 days। आपको याद आ रहा होगा, अपन डायरेक्ट टैक्स के अंदर पढ़ते हैं जो रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर, वैसे ही एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 182 दिन 182 डेज भारत के अंदर रहे। Section 149 subsection 3 of the Companies Act 2013 requires every company to have at least one director who has stayed in India for total period of not less than 182 days in the previous year calendar। The Ministry of Corporate Affairs has relaxed the minimum stay in India 182 days for year 1920। ये अपन को ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस आपको ध्यान देना है कि ये ना 182 डेज से कम से कम 182 डेज इंडिया के अंदर रहे फॉर ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए। मतलब सभी डायरेक्टर मिला के उनमें से कोई एटलीस्ट वन डायरेक्टर रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। Regarding the newly incorporated company, it is clarified that the companies incorporated between 1st April 2014 to 30th September 2014 should have a resident director either at the incorporation stage itself or within 6 months of their incorporation। ये भी इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें इतना ध्यान देना है कि 182 डेज और मोर रहना चाहिए और एटलीस्ट वन होना चाहिए किसी भी कंपनी के अंदर रेजिडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक अपने आप में ही बहुत बड़ा क्लोज है, लेकिन हमारे मॉड्यूल के अंदर आईसीएमए मॉड्यूल के अंदर काफी नैरो पर्सपेक्टिव से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन दी गई है। लेकिन अगर हम अपने इंटर के समय को याद करें, जब हम इंटरमीडिएट में थे, जब हम बालक थे, जब हम बच्चे थे, जो हमारा मॉड्यूल था उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बिल्कुल फुल्ली तरीके से काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बताया गया था। लेकिन अभी हमारे पास में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काफी कम बताया गया है। ठीक है, फिर भी जितना भी है हम मॉड्यूल से कवर करेंगे। स्वतंत्र संचालक, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। Every listed public company shall have at least one third of the total director as independent director। सेक्शन 149 सबसेक्शन 4। देखो अभी तक सेक्शन 149 ही चल रहा है, अपन ने 1 3 4 देख चुके हैं अपन, ठीक है, 4 चल रहा है। तो जितने भी डायरेक्टर है उनमें से वन थर्ड डायरेक्टर जो भी होगा, वन थर्ड डायरेक्टर जो भी होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन केस ऑफ एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज। एनी फ्रैक्शन कंटेंट इन सच वन थर्ड शेल बी राउंडेड ऑफ एज अ वन। मतलब क्या है, वी कैन टेक एन एग्जांपल। ए कंपनी हैज और हैव टोटल 15 डायरेक्टर, और वी कैन टेक एग्जांपल लाइक 10 डायरेक्टर, है ना। 15 तो क्या फ्रैक्शन में नहीं आएगा, 10 में 3 का डिवाइड दिया तो क्या आता है 3.33। तो अभी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में राउंड ऑफ, मतलब मिनिमम 4 डायरेक्टर तो होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर वो वाले रूल नहीं लगाने कि भाई 0.5 से ज्यादा होगा तो नेक्स्ट में जाएंगे और कम होगा तो प्रीवियस में जाएंगे, हमेशा अपवर्ड राउंडिंग होगी, अपवर्ड राउंडिंग, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू रूल 4, ऐसे रूल्स के नंबर याद नहीं रखने अपन को ना, अगर आपको हो जाते हैं बाय द टाइम बहुत वेरी गुड है, लेकिन याद नहीं करने हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल 4 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014, the following class or classes of company shall have at least two directors as independent director।
जो ये मैं लिमिट बताऊंगा अभी नीचे, इनके अंदर मिनिमम जो दो डायरेक्टर तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने ही चाहिए। मान लो कि अगर आपका फ्रैक्शन में आ रहा है पॉइंट, जैसे अगर आपका फ्रैक्शन आ रहा है 0.33 और 0.67, ये कुछ भी आ रहा है, तो आपको मतलब एक डायरेक्टर चाहिए आपके ऊपर वाले रूल के हिसाब से। लेकिन अगर इन कंपनीज की लिमिट में फॉल कर रहे हो तो मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए। ठीक है। अगर इन इसमें फॉल कर रहे हो, इस लिमिट में फॉल कर रहे हो, और आपके डायरेक्टर है टोटल दो, टोटल डायरेक्टर ही दो है पूरी कंपनी के अंदर, तो दो दोनों है वो ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो जाएंगे। पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, तो पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, पब्लिक कंपनी हैविंग 100 करोड़ और मोर टर्नओवर, और पब्लिक कंपनी हैविंग इन एग्रीगेट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 50 करोड़ और मोर, है ना। अगर इस लिमिट में फॉल हो जाते हैं तो मिनिमम दो डायरेक्टर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने ही चाहिए। ठीक है। और अगर इन में फॉल नहीं होते हैं तो एटलीस्ट जो है ना वो 1/3 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए एवरी लिस्टेड कंपनी में। मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूँ। देखो, एवरी लिस्टेड कंपनी, ठीक है, और एवरी अनलिस्टेड कंपनी, देखो, हैविंग टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, और आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर और डिपॉजिट्स 50 करोड़ और मोर। अगर इस लिमिट में फॉल कर जाते हैं, और ये कब तक देखने हैं, लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक, लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक हमको देखने हैं। ठीक है। However, in case a company covered under the above rule is required to appoint a higher number of independent directors due to composition of its audit committee, such higher number of independent directors shall applicable to it. Further, any intermediate vacancy of independent director shall be filled up by the board at earliest but not later than next board meeting और 3 months from the date of such vacancy whichever later। सेम वही है जो कि वुमन डायरेक्टर में था और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, दोनों के अंदर जो वैकेंसी फुलफिल करने की जो लिमिट है वो बिल्कुल सेम है। As per Section 149, subsection 6 of the Companies Act 2013, an independent director in relation to a company means a director other than a managing director or whole-time director or nominee director। ठीक है। अब जाना ना इसकी थोड़ी कंडीशन है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा वो मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर नहीं हो सकता है। इनको छोड़ने के बाद जो डायरेक्टर बचेंगे उसका 1/3 करना है। ठीक है। ओके। और उसमें ये फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए कि जो बोर्ड की ओपिनियन के अंदर इस पर्सन इज इंटीग्रिटी एंड possesses relevant expertise and experience, who is or was not a promoter of a company or its holding subsidiary or associate। मतलब वही CHA से केश के अंदर ना तो वो होल्डिंग, ना तो वो प्रमोटर होना चाहिए, ना वो किसी भी प्रकार का रिलेशन रखता हुआ होना चाहिए। हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर, ना वो प्रमोटर का कोई रिलेटेड होना चाहिए, और डायरेक्टर होना चाहिए CHSA के अंदर। और ध्यान रखना एक कंडीशन और है C, उसका
जो भी डायरेक्टर नियुक्त होने वाला है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसका कोई पिक्यूनरी रिलेशंस नहीं होना चाहिए, मतलब मनी रिलेटेड रिलेशंस नहीं होने चाहिए अदर देन रेम्युनरेशन। भाई तनख्वाह तो वो लेगा ही ना, उसको छोड़कर, सैलरी छोड़कर, रेम्युनरेशन छोड़कर और कोई पिक्यूनरी रिलेशंस नहीं होने चाहिए। असर डायरेक्टर और हैविंग ट्रांजैक्शन नॉट हैविंग 10% एग्जिटिंग 10%, अगर है भी तो 10% से ज्यादा के कोई पिक्यूनरी रिलेशंस नहीं होने चाहिए ऑफ हिज टोटल इनकम, और सच अमाउंट में भी प्रिस्क्राइब। बस ध्यान रखना कि टोटल इनकम का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए एनसीएचए से। और डायरेक्टर ड्यूरिंग द 2 preceding फाइनेंशियल ईयर्स ऑफ ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए नीचे वाली कंडीशन बताइए कि पिछले 2 सालों के अंदर ये नहीं होना चाहिए, वो कोई सिक्योरिटी होल्ड नहीं करता हो, इंटरेस्ट होल्ड नहीं करता हो सीएचएसए के अंदर पिछले 2 सालों के भीतर। प्रोवाइडेड दैट रिलेटिव कर सकते हैं होल्ड, लेकिन उसकी भी लिमिट है कि उसकी फेस वैल्यू 5 लाख रुपए 50 से और 2% से ज्यादा नहीं होने चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल के कंपनी के। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से, वैसे इतना वैसे याद करना ही है आपको, है ना, ये छोड़ नहीं सकते हो आप। 50 लाख रिलेटिव इतना कर सकते हैं, 50 लाख। एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा कंफर्म कर देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी लिमिट में यहाँ पे गड़बड़ लग रही है। हाँ, अभी लिमिट 50 लाख की है, पहले ये 5 लाख हुआ करती थी। ठीक है, तो 50 लाख रुपीज और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, है ना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए रिलेटिव्स का भी इंटरेस्ट सीएचएसए के अंदर। जैसे मान लो कि आप किसी कंपनी में होल्डिंग यानी डायरेक्टर की पोस्ट होल्ड करने जा रहे हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, और आपके जो पिताजी हैं उन्होंने उसी कंपनी के अंदर 60 लाख की सिक्योरिटीज बाय कर रखी है, तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे। वो इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए कंपनी से, मतलब लोन वगैरह से नहीं होना चाहिए, वही पिछले 2 सालों के भीतर। कोई गारंटी नहीं होनी चाहिए थर्ड पर्सन की, है ना, और बस गारंटी के अंदर नहीं होना चाहिए। कोई अदर पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए कंपनी के साथ में, और जो कि 2% और मोर हो ग्रोस टर्नओवर टोटल इनकम का। ठीक है, 2% और उससे ज्यादा की पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए। ना तो खुद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और ना ही उसका कोई रिलेटिव। क्या क्या नहीं कर सकते? होल्ड नहीं कर सकते, हेल्ड नहीं कर सकते, की मैनेजर पर्सन और एम्प्लॉय नहीं हो सकते, ना ये पोजीशन होल्ड कर सकते, ना एम्प्लॉय हो सकते सीएचएस के अंदर पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ रिलेटिव हु इज एन एम्प्लॉय, अगर उसके रिलेटिव एम्प्लॉय है, जो रिस्ट्रिक्शन होगी वो अप्लाई नहीं होगी एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। एम्प्लॉय हो सकते हैं रिलेटिव, ध्यान रखना, लेकिन खुद ना तो एम्प्लॉय होना चाहिए, ना केएमपी होना चाहिए, और रिलेटिव केएमपी नहीं हो सकते, है ना। थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ी सी कंडीशन थोड़ी घुमावदार है, लेकिन हमें याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, is or has been an employee or proprietor or a partner in any 3 financial year immediately preceding the financial years in which he is proposed to be appointed of a firm of auditor, a legal consulting firm। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो पिछले 3 सालों के अंदर, है ना, ना तो वो उस कंपनी के अंदर एक ऑडिटर की फर्म में नियुक्त हुआ हो, यानी किसी फर्म, कोई फर्म नियुक्त हुई है, मतलब कोई अपॉइंट हुई है फर्म और उसमें वो ऑडिटर है, या फिर कंपनी सेक्रेटरी है, या फिर कॉस्ट ऑडिटर या कॉस्ट अकाउंटेंट सीएमए है, तो ठीक है। और कोई लीगल कंसल्टिंग फर्म है ना, जो कि वहां पर अपॉइंट हुई थी, उसका भी वो मेंबर नहीं होना चाहिए, है ना। और लिमिट उसकी ये है कि उसका जो ट्रांजेक्शन है किसी लीगल कंसल्टिंग फर्म के 10% से ज्यादा नहीं होने चाहिए ग्रोस टर्नओवर के उस फर्म के। ठीक है, holds together with his relative 2% or more total voting power in the company। या तो खुद या फिर रिलेटिव के साथ मिलके अगर टोटल भी 2% से ज्यादा वोटिंग पावर हो रहा है उसका उस कंपनी के अंदर, तो भी वो इनएलिजिबल हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने 1% और मेरे किसी रिलेटिव ने 1%, है ना, सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है, और वो सब कुछ मिलाने के बाद में वो
टोटल 2% से ज्यादा हो रहा है तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा। अगर सीईओ और डायरेक्टर, है ना, है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसीव्स एनी 20% और मोर रिसिप्ट फ्रॉम ए कंपनी और इट्स प्रमोटर। ये मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो कि एक एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका सीईओ हूँ, है ना, ठीक है, और एक ए कंपनी है, ये इसमें 25% इसका कंट्रीब्यूशन देता है इसके टोटल ग्रोस टर्नओवर में एनपीओ के। और मैं इस कंपनी के अंदर, ए कंपनी के अंदर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, है ना, तो मैं इनएलिजिबल हो जाऊंगा। ये ऐसे रिलेशनशिप आप इसको समझ सकते हो। होप सो आपको समझ में आया होगा। अभी फॉलोइंग कुछ कंडीशंस हो रहे। एक एग्जामिनेशन होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने से पहले, कि जो उसका रजिस्ट्रेशन होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आईआईसीए एक एग्जाम कंडक्ट कराता है और उसके अंदर पास होना चाहिए, फिर जाके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए एक आईडी बनती है और फिर वही व्यक्ति जो होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। तो आईआईसीए एक एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसको पास करने के बाद ही वो, है ना, व्यक्ति इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन ये फॉलोइंग कुछ पर्सन मैं बता रहा हूं, उनको एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं होती है। कौन कौन से व्यक्ति है? अगर कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है जिसको 10 साल से ज्यादा हो गया एज एन केएमपी, और अगर कोई एडवोकेट या प्रैक्टिसिंग सीए सीएमए सीएस है जिसको 10 साल से ज्यादा हो गए, और वर्किंग इन पे स्केल ऑफ डायरेक्टर इक्विवेलेंट टू सीजीएसजी इन मैटर रिलेटिंग टू कॉमर्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस और इंडस्ट्री, ऐसा कोई है, और आईएसीए शेल सेंड ए रिपोर्ट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ईच ऑफ द रजिस्टर्ड डायरेक्टर और टू द कंपनी वेयर ही इज डायरेक्टर। समझाता हूँ, ये चार कंडीशन है। मान लो कि पहला, कि अगर कोई किसी को केएमपी के जैसे काम करते हुए 10 साल से ज्यादा हो गए, सीएसीए में सीएसी या फिर एडवोकेट को प्रैक्टिस करते हुए 10 साल से ज्यादा हो गए, और अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन सेम पे स्केल पर काम कर रहा है जो कि सीजी और एसजी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के किसी पर्सन को मिलती जो वहां पर काम कर रहा होता कॉर्पोरेट फाइनेंस और कॉमर्स इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है, तो उसको वो भी एग्जाम्प्ट है। और अगर आईआईसीए, है ना, खुद एक रिपोर्ट सेंड करता है कि भाई जो ये फलाना फलाना व्यक्ति है इस कंपनी के अंदर नॉर्मल डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा है, वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल है, तो सेम शेल बी एलिजिबल फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये चार कंडीशन है। तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्लोज हमारा खत्म हुआ, काफी ज्यादा बड़ा था लेकिन आपको याद कर लेना है। साथ ही हमने अभी आज वुमेन डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे के चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चल जाएंगे। होप्सो मैंने काफी ज्यादा इन डेप्थ आपको बताया, होप्सो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, प्लेलिस्ट को ही शेयर करो ताकि सबकी हेल्प हो सके। ये आने वाले 3-4 अटेम्प्ट तक के लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि इतने ज्यादा अमेंडमेंट्स आते नहीं, और अमेंडमेंट्स आते भी हैं तो उनको मैं कवर कर लूंगा अलग से ही, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट तो जून 25 और दिसंबर 25 के लिए लेटेस्ट अमेंडेड वीडियोस है ना, आराम से इसको रेफर करो। और साथ ही एग्जाम से पहले अमेंडमेंट जो भी सप्लीमेंट इंस्टीट्यूट इशू करेगा एग्जाम के लिए, उसको भी अपन अलग से कवर करके चलेंगे। आप क्लास में यहाँ तक बने आए तो उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय।